हेलो एवरीवन। मैं हूं मनदीप अग्रवाल। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चला रहे हैं जेई पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो 10 पेपर हुए थे, उन पेपर्स में आए हुए हर सवाल को हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर के सवाल को। अगर देखा जाए तो जनवरी अटेम्प्ट में सिर्फ एक सवाल इस पर्टिकुलर चैप्टर से आया था, और उसी एक सवाल को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो सवाल अच्छे ढंग से सॉल्व करना आ जाए, आपका कोई भी मन में डाउट न रह जाए। एकदम ध्यान से सुनिएगा और सीखिएगा। जिस एक सवाल की मैं बात कर रहा हूँ वो सवाल 28 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट में आया था। एंड क्वेश्चन कहता है, अ बार मैग्नेट हैज टोटल लेंथ 2L equals to 20 units and the field point P is at a distance D equal to 10 units from the center of the magnet. If the relative uncertainty of the length measurement is 1%, then uncertainty of the magnetic field at point P is। मैं आपको सवाल समझा दूं। सवाल कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ 2L है और 2L की वैल्यू हमें 20 यूनिट्स गिवन है। साथ ही साथ कह रहा है कि इस पर्टिकुलर मैग्नेट के सेंटर से एक पॉइंट पी लिया गया है, एक सेंटर से डी दूरी पे एक पॉइंट लिया गया है, और उस डी की वैल्यू कितनी है हमारी 10 यूनिट्स। तो कहता है कि जब लेंथ का मेजरमेंट किया गया था तब लेंथ के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर था वो 1% था। तो कहता है कि जब हम पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे इस मैग्नेट के लिए, तब उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में कितना एरर अराइज होगा, कितना अनसर्टेनिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर कितना एरर अराइज होगा। और डेफिनेटली यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो परसेंटेज में गिवन है, मतलब मुझे पॉइंट पी पे डेवलप होने वाले परसेंटेज एरर की जानकारी देनी है। मैं समझता हूँ कि आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी। सवाल बड़ा क्लियर है कि हमें कह रहा है कि अगर हमने लेंथ के मेजरमेंट में 1% का एरर किया है, 1% का अगर हमारा एरर आया था जब हमने लेंथ का मेजरमेंट किया, तब मैग्नेटिक फील्ड के जब मेजरमेंट की हम बात करेंगे, जब हम उसकी मेजरमेंट करेंगे तब उसमें कितना एरर डेवलप होना चाहिए। तो इस सवाल को समझाने के लिए मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल में बात करता हूँ और काफ़ी डिटेल में समझाता हूँ। एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे मान लेते ये हमारा एक बार मैग्नेट है, तो जनरली हमें 2 पॉइंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी पूछी जाती है, जिसमें पहला पॉइंट होता है इस मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर, एंड सेकेंड पॉइंट होता है इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, है ना। तो इस पर्टिकुलर लाइन को, जो मैं डॉटेड लाइन यहाँ पर बना रहा हूँ, ये लाइन हमारी मैग्नेट की एक्सिस कहलाती है। और जनरली हमें एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मान लो एक पॉइंट में ले लेता हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं क्यू रख देता हूँ। तो पॉइंट क्यू हमारी एक्सिस पे प्रेजेंट एक पॉइंट है, और जनरली इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा सकती है। इसे हम एंड ऑन पोजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम, या इस पोजिशन को हम एंड ऑन पोजिशन कहते हैं। अगर पॉइंट आपने मैग्नेट की एक्सिस पे लिया है तब उसे हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। एंड ऑन पोजीशन पे डेवलप होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने का एक फॉर्मूला है जो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। मैं मैग्नेट की लेंथ को 2L ही ले रहा हूँ जो हमें गिवन है, और ये जो पॉइंट Q है इसका डिस्टेंस मैं मैग्नेट के सेंटर से ही ले रहा हूँ, और इस डिस्टेंस को मैं मान के चलता हूँ R। परफेक्ट। तब इस पॉइंट P पे डेवलप होने वाली अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 है, लेट अस से B1 है, तो B1 की वैल्यू होती है, आपको जो बिल्कुल याद होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ M इंटू R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द पावर 2। और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला होता है एट एंड ऑन पोजिशन, जो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एंड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब अगर मान लेते हमें बोला कि शॉर्ट मैग्नेट है, अगर हमें कहता है कि डिस्टेंस r के कंपैरिजन में l की वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो हम यहाँ पर l को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हम l को नेग्लेक्ट करते हैं फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट, तो यहाँ पर बचेगा r स्क्वायर टू द पावर 2। r स्क्वायर टू द पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी r टू द पावर 4, बट न्यूमेरेटर में भी तो एक r है, तो उस न्यूमेरेटर के r से वो कैंसिल होकर फाइनली हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब। और इस केस के लिए हमने माना है दैट l इज वेरी वेरी लेस देन r, मैग्नेट काफ़ी छोटा है,
एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस आर, और ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का हम यूज करते हैं फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट, जो बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करूं, तो इस पर्टिकुलर लाइन को या यहाँ पे जो बनने वाला जो प्लेन है, इस प्लेन को हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। एंड इक्वेटोरियल प्लेन के किसी पॉइंट पे, इक्वेटोरियल प्लेन के किसी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तब उसे भी फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। एंड इस पोजीशन को हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और इस पॉइंट का नाम हमें क्वेश्चन में पी दिया था, तो मैंने पी ही ले लिया। इस पॉइंट पी पे डेवलप होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को मैं फिलहाल मान करके चलता हूं B2। तो इस B2 की वैल्यू को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूं। B2 की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। अब अगर अगेन हमारा शॉर्ट मैग्नेट हो, अगर मैग्नेट की लेंथ डिस्टेंस के कंपेयर में काफ़ी छोटी हो, तो अगेन आप यहाँ पर एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तब अगर मैं एल को नेग्लेक्ट कर दूँ तो मुझे मिलने वाला आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, जो कि हो जाएगा आर क्यूब। एंड फाइनली B2 की वैल्यू हमारी बन जाएगी म्यू नॉट इंटू एम डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। और इस फॉर्मूले की मदद से आप एक शॉर्ट मैग्नेट के लिए ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे या फिर इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको बिल्कुल फॉर्मूले ये दोनों याद होने चाहिए। हालांकि B1 का ये स्पेशल केस है और B2 का ये वाला स्पेशल केस है जहां पर हमने मैग्नेट को शॉर्ट माना है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो आपको डायरेक्शन भी बिल्कुल याद रहना चाहिए, और डायरेक्शन में आपको समझा देता हूं क्या होता है। मान लेते ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है। इसमें जो आप M देख रहे हो, इस M को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? M को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। और इसे भी फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, ये होती है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर केस के लिए कितना है, वो है 2L। और ये हमारा फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को फाइंड करने का होता है। एक्चुअली हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की स्ट्रेंथ को, उसकी वैल्यू को जज करने के लिए कि कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग हमारा मैग्नेटिक पोल है, इस बात को जानने के लिए हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं और उसे हम शो करते हैं स्मॉल m से। और कन्वेंशन वाइज हम नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को प्लस m से शो करते हैं एंड साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को हम माइनस m से शो करते हैं। और ये कन्वेंशन बेसिकली लिया गया है। अगर मैं बात करूं एंड ऑन पोजीशन की, तब एंड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल की तरफ ही डायरेक्टेड होती है। एक्चुअली मैं ये, अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका डायरेक्शन साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल की तरफ होता है ना। हमारी जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल की तरफ रहता है। तब एंड ऑन पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग होती है, मतलब साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल की तरफ होती है। मतलब B1 का डायरेक्शन राइटवर्ड होगा, साउथ से लेकर के नॉर्थ पोल की तरफ जो हमारी वेक्टर बनेगी उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर मैं बात करूं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की, तब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। मतलब यहाँ पर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्टवर्ड आएगी। और आपको इतनी बात बिल्कुल पता होनी चाहिए रिगार्डिंग अ मैग्नेट। अब जो सवाल हमारा था, मैं उस सवाल की तरफ लौटता हूँ और मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो देखिए, अगर मैं कहूँ इस मैग्नेट के लिए पॉइंट P कौन सी पोजीशन पे है, तो आप क्या जवाब देंगे? डेफिनेटली ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे है, हाँ कि नहीं? ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला भी हमने सीखा, वो फॉर्मूला था, मैंने B2 से शो किया था, फिलहाल मैं B लिख देता हूँ यहाँ पर। तो B की वैल्यू हमारी थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। और एक काम ये भी करता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इसका भी मैं फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देता हूँ, जो जस्ट मैंने आपको सिखाया। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला मैंने कहा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ
इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, क्योंकि हमारे सवाल के लिए कितना है, हमारे सवाल के लिए 2L है। देन तो ये फॉर्मूला की हेल्प से हम पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ का जिक्र देखो कहाँ कहाँ पर है, लेंथ का जिक्र न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो डेफिनेटली अगर लेंथ के मेजरमेंट में कुछ एरर है तो मैग्नेटिक फील्ड के मेजरमेंट में भी कुछ ना कुछ एरर रहा होगा। एरर के बारे में आपको क्लास 11th के चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में सिखाया जाता है, और मैंने भी आपको इसी PYQ सीरीज में यूनिट एंड मेजरमेंट के सारे सवाल सॉल्व करने सिखाए हैं, जिसमें मैंने एरर को लेकर के काफ़ी डिटेल में बात की है। आप उस वीडियो को देख करके एरर के रिगार्डिंग सारी बातों को सीख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के एरर की बात कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट कि डेल्टा बी मान लेते हमारी मैग्नेटिक फील्ड के मेजरमेंट का एरर है, इतना हमारी एरर की वैल्यू है। तब अगर हमें परसेंटेज के टर्म्स में आंसर देना है तो मुझे लिखना होगा डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। दिस विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मुझे फाइंड करके बताना है। दिस विल बी इक्वल टू, जहाँ तक सवाल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का है, ये तो कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है। जहाँ तक स्मॉल m का सवाल है, ये हमारी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है और इसके भी मेजरमेंट में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सवाल में हमको पोल स्ट्रेंथ के मेजरमेंट के रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं है। तब हम ये मान के चलते हैं कि हमारी पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू में कोई भी एरर नहीं है। 2 भी मेरा कांस्टेंट है जिसमें अगेन कोई एरर नहीं होगा। अब बात करते हैं इस L की, तो इस L के लिए हम लिखेंगे इसे डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस क्यों, क्योंकि एरर की वैल्यू जब भी हम फाइंड करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो जिन जिन क्वांटिटीज पे जिस क्वांटिटी की एरर हम फाइंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू डिपेंड करती होगी, हम हर क्वांटिटी के लिए एरर की जो भी वैल्यूज रहती हैं उसको हम ऐड करते हैं, एरर को हमेशा जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है, तो हमको हर क्वांटिटी के लिए एरर की वैल्यू लिखनी है और हर को ऐड करना है, और इसलिए यहाँ पर मैं एडिशन कर रहा हूँ। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर r का स्क्वायर है और यहाँ पर l का स्क्वायर है, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो डायमेंशनली, अगर मैं बात करूं डायमेंशनली, तो मुझे लेंथ का स्क्वायर ही मिलने वाला है। अब लेंथ के स्क्वायर का पावर अगर मैं 3/2 करूं तो जब मैं लेंथ के स्क्वायर का पावर 3/2 करूंगा तो 2 and 2 कैंसिल होकर मुझको लेंथ का पावर 3 मिलेगा, और इस केस में जो पावर 3 है उतना टाइम्स हमारा लेंथ का एरर और होगा, जो कि हमारा क्या है, डेल्टा L बाई L इंटू 100 है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास r का स्क्वायर है, यहाँ पर मेरे पास l का स्क्वायर है, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे लेंथ का स्क्वायर ही मिलेगा, ऑब्वियस बात है। उस स्क्वायर को जब मैं पावर 3/2 के साथ फर्दर डील करूंगा तब स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है वो, और जो यहाँ पर हमारे पावर 3/2 का जो बाई 2 है वो आपस में कैंसिल होकर मुझको पावर 3 मिलेगा। मतलब डिनोमिनेटर में अल्टीमेटली मेरे पास लेंथ का पावर 3 है, और क्योंकि पावर 3 है तो 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ द लेंथ हो जाएगा, और ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बनना चाहिए। सो फाइनली लेंथ के मेजरमेंट में हमारा एरर था 1% का, प्लस इट विल बिकम थ्राइस ऑफ अगेन 1%। तो फाइनली माई आंसर इज गोइंग टू बी 4%, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4% होगा। तो ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। लेकिन एक यहाँ पर बात आपको और भी समझनी चाहिए कि अगर हम, क्योंकि सवाल में पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है और इसीलिए हम एक और आंसर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। देखिए अगर मुझको ये सवाल पूछा जाएगा तो डेफिनेटली जिस तरह से सवाल हमें गिवन है, जो डेटा हमें गिवन है, उसके हिसाब से तो मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा, 4% के साथ जाऊंगा। और साथ ही साथ हमको यहाँ पर देखिए ना, हमको डिस्टेंस d की भी लेंथ की जानकारी दी हुई है, मतलब उसको भी मेजर किया गया है, और हमको ये भी बोला गया है कि जो हमारी बार मैग्नेट है उसकी भी टोटल लेंथ हमारी 2L है, जिसकी वैल्यू हमें 20 यूनिट्स गिवन है। मतलब हमने डेफिनेटली डिस्टेंस d का भी मेजरमेंट किया और हमने ट्वाइस ऑफ L का भी मेजरमेंट किया, और दोनों के मेजरमेंट में कहीं ना कहीं 1-1% का एरर आया होगा। फाइनली मैग्नेटिक फील्ड में कितना एरर आ गया, 4% का एरर आया। लेकिन अगर मान लो कोई ये क्लेम करता है कि जो हमारी न्यूमेरेटर में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, कैपिटल M की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो खाली हम डिनोमिनेटर में ही लेंथ के साथ डील करेंगे, और अगर मैं खाली डिनोमिनेटर के साथ ही डील करता हूँ तो खाली मुझे इसी टर्म के साथ डील करना पड़ेगा, और उस केस में आंसर हम कितना लेंगे, उस केस में हम आंसर लेंगे 3%। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को पोल स्ट्रेंथ इंटू ट्वाइस ऑफ लेंथ लिखते हैं, और अगर यहाँ पे आप लेंथ को कंसिडर करते हो और इस लेंथ के भी एरर को आप काउंटिंग में लेते हो, तो यहाँ पर ये दोनों ऐड होकर के फाइनली कितना आंसर हो जाएगा मेरा, 4% हो जाएगा। लेकिन अगर आप न्यूमरेटर में जो हमारी डाइपोल मूवमेंट थी उसको आप बिना एरर के काउंट करते हो, आप कहते हो कि भैया पोल हमको डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को लेके कोई जानकारी नहीं है, हमें कुछ नहीं बोला गया कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में कोई एरर है, और अगर आपने ये काउंट कर लिया कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में यहाँ पर कोई एरर नहीं है, तो खाली आप डिनोमिनेटर में ही लेंथ को कंसिडर करोगे, और डिनोमिनेटर के लेंथ को कंसिडर अगर खाली आप करते हो तब उस केस में खाली आपका ये सिंगल टर्म बनेगा, और इस सिंगल टर्म से आंसर फाइनली कितना बनेगा मेरा, 3% बनेगा, और इसीलिए ऑप्शन 3 के साथ भी हम जा सकेंगे, और इसीलिए यहाँ पर मैंने आंसर बोथ ऑप्शंस 2 एंड 3 को लिया हुआ है। बट अगर मुझे एक ही आंसर देना हो तब मैं ऑप्शन 2 को दूंगा। रीजन बीइंग, मुझको सवाल में मैग्नेट की लेंथ की जानकारी गिवन है, मतलब हमको यहाँ पर शायद ये हिंट दिया जा रहा है कि मैग्नेट की लेंथ को भी काउंट में लेना, और तब केस अगर मैं इस केस की स्टडी करूं तो मैं आंसर ऑब्वियसली 4% के साथ जाऊंगा, और मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, मेरा ऑप्शन 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एरर को काउंट ना करें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एक सिंगल एंटिटी विदाउट एन एरर मान के चलें, तब हम ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे, तब हमारा आंसर ऑप्शन 3 या फिर 3% हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं गई होगी, आपने अच्छे ढंग से सवाल को सॉल्व करना सीख लिया होगा। तो एक ही सवाल था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और इसी डिस्कशन के साथ हमारा आज की ये क्लास फिनिश होती है। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।